स्पेशल ट्रेनिंग नहीं कि भाई आपको कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तो जब आप ट्रेनिंग में आते हो या वीडियो सुनते हो, आपके अनकॉन्शियस माइंड में बातें जो है ना स्टोर होती रहती हैं। अभी तो टीवी की बातें स्टोर हो ही रखी हैं हमारे यहाँ दिमाग में, जो टीवी पे, न्यूज़ में, फिल्मों में दिखाया है ना उन्होंने। आज हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, हमारी एज के जो बच्चे हैं, वो उनका आप खान पान, वेशभूषा, जो उनका एक काम करने का तरीका है, उनकी जो सोच है, वो क्या चाहते हैं जीवन में, क्या बनना चाहते हैं, वो सब वो है जो जब वो छोटे से लेके और 12वीं तक उन्होंने जो फिल्मों में देखा है कि नहीं है। भाई आप कहीं चले जाओ, हमारे जो दादाजी थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, ठीक है। हमारे पिताजी ने नहीं पहना, क्योंकि उस समय फिल्म आ गई थी डॉन, एंग्री यंग मैन की छवि जानते हो ना, अमिताभ बच्चन की, जंजीर। तो उसमें वो बड़ी से पोंछे पैंट देखी ना आपने, वो बेल बॉटम की। अब फिर शुरू हुई है हरियाणा में, पंजाब में, हरियाणा में। ये उस समय चलती थी बेल बॉटम की पैंट, वो वही चल गया फैशन में, पैंट पहननी शुरू कर दी। तो ये हमने इसलिए शुरू कर दी क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस आबो हवा में रह रहे हैं, वो वातावरण का कपड़ों के साथ और हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव है। पंजाब में आप जाओगे सब पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि जब मैं पंजाब में अभी आए, हम लोग साहब के साथ दौरा करके, तो सब ज़्यादातर पगड़ी पहनते हैं। उसको वैसे तो हमने धर्म के साथ जोड़ दिया, पर वहाँ आप देखोगे तो गर्मी बहुत होती है, सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र है, बहुत तेज है। तो नियम ये है कि भाई जैसे आप ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट सनलाइट आपको लगेगी तो आपको दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा कोई कपड़ा बांध ले। और अब भारत जो है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत में सब जगह पर कोई ना कोई टोपी, पगड़ी या लपेटने का रिवाज है सर पे। वो रिवाज इसलिए ही है क्योंकि यहाँ धूप बहुत तेज होती है, तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में ना निकले। आप जैसे ही कुछ कपड़ा बांधोगे, पगड़ी बांधोगे, तो सर पे आपके पसीना आते ही ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा ठंड में भी और ज़्यादा गर्मी में भी। जो सर पे आपके कपड़ा है, पगड़ी है, टोपी है, वो अलग अलग है। अब आप जाओगे जैसे सऊदी अरब में आप जाओगे तो वहाँ आदमी भी बुर्खा पहनता है, देखा होगा ना उनका कपड़ा। भाई रेत के तूफान चलते हैं वहाँ, तो उनको ऐसा कपड़ा पहनना पड़ेगा जिसमें रेत अंदर ना घुस जाए, है ना। और वाइट पहनते हैं वो, क्योंकि सूरज वहाँ भी बहुत तेज है। तो वाइट कलर जो है ना, वो कंडक्टर नहीं है, एब्जॉर्ब करके नहीं रखता हीट को। लेकिन आप यही यूरोप में जाओगे तो वहाँ बुर्खा काला पहनते हैं, काला कोट पहनता है ना, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। तो वेशभूषा का संबंध वो आपके शरीर और वातावरण से तय होता है, हम क्या पहनेंगे, फिर इसी से तय होगा कि हम क्या खाएंगे, इसी से तय होगा हमारी दिनचर्या क्या होगी, इसी से तय होगा आगे चल के कि क्या साइंस होगा, क्या टेक्नोलॉजी होगी, हमारे काम करने की मशीन किस तरह की बनेगी। इसी से तय होगा कि हम किस रास्ते पर आगे जाएंगे, हम खेती किस तरीके से करेंगे, वो सब उसी से तय होगा। लेकिन अब हमने क्या किया कि नकल कर ली उधर से, हमारे कुछ लोग वहाँ चले गए, फिर वो पूरा प्रोपेगेंडा अब आपकी समझ में आ रहा है कि नीतियाँ किस तरीके से बनती है। ये जो 3 दिन का हम यहाँ प्रोग्राम रखा है, इसका उद्देश्य यही है कि आपका जन जागरण हो जाए, आपकी चेतना तो ऊपर उठे ही उठे, आपको ये समझ में आ जाए कि भाई विज्ञान क्या है और तकनीकी क्या है। जब तक आपको ये अंतर समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप जो है वही टीवी वाली बात पे, उस पे कोई चर्चा करेगा तो आपको पता लगेगा, आपको लोग कहेंगे तुम तो यार पीछे ले जाना चाहते हो, तब आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। वो जब आपसे कहेंगे भाई तुम तो वहां ले जाना चाहते हो भारत को, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ तो सुई भी नहीं बनती थी, है ना। तो वो अगले व्यक्ति को समझाने के लिए आपको तर्क, तथ्य और प्रमाण, तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें इस बात का भी उत्तर आपको मिल जाएगा कि भाई आप क्यों हमारी नहीं सुनता अगला। आप जैसे ही उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाए, और खास करके जो युवा वर्ग है उसका, हाँ अगला अगर मूडमती है वो बात अलग है, भाई उसने ठान लिया है, मतलब उसको अपनी ही सुनानी है, वो अपने ही किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, उसकी विचारधारा उसके अंदर इतनी ज्यादा घर कर गई है
उसको आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि निकलने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे है। पहले तो वो कचरा निकलेगा, नया अनकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, पिछले 20 साल का 30 साल का जो फीड हुआ है वो चुटकी में तो नहीं निकल जाएगा, है ना। तो आप बताओ कि वो जो साथी यहाँ आए हैं एक बार अपनी बताएंगे कि आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ समझ बनी, हाथ खड़ा करके बताओ, कुछ समझ बनी, है ना। कुछ साथी ऐसे होंगे जो सवाल पूछ रहे थे, यहाँ कल मैं सिसोदिया जी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि यार मैंने को रोटी भी नहीं खा पाया, क्योंकि वो कुछ साथी थे वो सवाल पूछ रहे थे। वो ऐसे सवाल थे कि भाई डॉक्टर साहब जो है वो किसी की सलाह नहीं लेते, हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो वो लोग हैं जो पहले से एक सोच उन्होंने बना रखी है या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो वो अपना स्टाइल या अपना काम करने का तरीका या जो उन्होंने सोचा हुआ है वो बताना चाहते हैं, है ना। और मोर्चे का एक ही नियम है, क्या नियम है कि अगर आपका आइडिया है तो आप अपने आइडिया को खुद लीड करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा उसको। आप रखो अपनी बात, प्रपोजल दो कि भाई मैं ये काम ऐसे करना चाहता हूं, तो मोर्चा क्या करेगा कि भाई ठीक है तुम लीड करो, और आपको ही लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा उसके लिए। मोर्चा नहीं करेगा या डॉक्टर साहब नहीं करेंगे कन्विंस, आपको ही कन्विंस करना पड़ेगा भाई ये कार्यक्रम हम करना चाहते हैं या ये एजेंडा चलाना चाहते हैं या इसमें ये सुधार करना चाहते हैं, तो आप करके देखो, अच्छा लगेगा, वो समाज के हित की बात होगी, सच्चाई की बात होगी, तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, है ना। मोर्चा आपके साथ आएगा। किसी को यहाँ जो है संगठन में परिचय पत्र में या मेंबर बना के या प्रधान बना के या अध्यक्ष बना के तो रखा नहीं है, सब ओपन है, विचारधारा सबके लिए ओपन रखी हुई है कि भाई आप जो है वो कहीं भी जा सकते हो। मोर्चे का काम सिर्फ ये है कि आपको समझ बन जाए, समझ बन जाए, आपको ये पता लग जाए कि आज स्थिति जिस स्थिति में हम रह रहे हैं वो कितनी भयावह है। हमको तो पता ही नहीं कुछ, भयावह कैसे है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप अपने आसपास नजर डालोगे तो आपको भी वो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि 1996 में मेरे दादाजी की डेथ हुई, 1996 में। तो यानी कि दादाजी की डेथ हुई तो सारी जिम्मेदारी मेरे पिताजी बड़े हैं उनके ऊपर आ गई। उस समय तक मेरा जन्म हो गया था 91 में, 5 साल का था मैं, 4-5 साल का। तो उस समय तक हमारा जो पानी था, वाटर लेवल जो था वो जो है ना वो ऊपर था 2-4 फीट पे ही। हम लोग वो जो चारा काटने वाला इंजन है उसको लगाते थे, पानी निकाल लेते थे, ठीक है। बीज जो थे हमारे वो देसी थे खेती करने के, नौकरी पे लोग जाते नहीं थे। आपके बहुत से बुजुर्ग होंगे, आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए आते थे लोग ले जाने के लिए, लेकिन नौकरी पे जाते नहीं थे लोग, करते नहीं थे। फिर पशु, एक एक घर में 20-20, 25-25 पशु थे, हमारे यहाँ भी थे। हमारे दादी जी और 4 भाई थे तो 25-30 पशु रखते थे। एक की ड्यूटी क्या थी, पहले तो सामूहिक चराने वाला होता था, पाली बोलते थे जिसको, वो सारे गांव के पशुओं को चराने ले जाता था और चरा के फिर वापस ले आता था एक ही आदमी। उसको उसका जो मेहनताना था, उसका जो घर की जरूरत थी वो गांव वाले पूर्ति कर देते थे। किसी के सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा आता था। कितना बेहतरीन मैनेजमेंट था, IIM में नहीं सीख सकते आप ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट जो उन्होंने दिखाया था। एक आदमी है, उसकी सारी जिम्मेदारी गांव पूर्ति कर रहा है, उसको कुछ करना नहीं है। ट्रेनिंग ऐसी हो जाती थी क्योंकि सब झुंड में चलते थे ना पशु, वो आता था शाम को, जो जहाँ का था वो वहीं चला जाता था पशु अपने आप ही, ऑटोमेटिक ही, एक आदमी। तो वो पानी ऊपर, बीज अपना, घर में खुशहाली, सब मिलजुल कर रहते थे, प्रेम था, भाईचारा था, रिश्ते बहुत अच्छे थे, कोई बीमार होता नहीं था। उस समय तक कोई डॉक्टर नहीं आता था, डॉक्टर नहीं थे गांव में। हमको क्या बता दिया कि भाई यहाँ तो चिकित्सा सुविधा ही नहीं है, व्यवस्था नहीं, चिकित्सा सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटी जैसे आर्टिमिस है, फोर्टिस है ना, वो थी नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं थी हमको। मतलब इतना वो छोड़ के गए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने प्रकृति को कोई नुकसान नहीं किया। हमारी जो दादाजी वाली पीढ़ी है, उनके पिताजी ने जिस स्तर पे छोड़ा था, उन्होंने कोई बिना बगैर नुकसान किए वैसा ही अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर दिया।
अब मेरी पीढ़ी आ गई, मतलब मेरे पिताजी आए, फिर मैं हो गया, मेरी उम्र भी अब 34-35 हो गई। अब मेरा बेटा है, आ गया है आगे, 3 साल 3.5 साल की उम्र है। तो आप ये अंदाजा लगाओ, आज मेरे गांव में पानी जो है, क्योंकि मैं गंगा जमुना वाला क्षेत्र है, तो वो 40 फीट पे बोरिंग पानी 60 फीट पे आ जाता है, लेकिन वो पानी खराब है, लाल लाल सा है, आप उसको नहीं पी सकते। 150 फीट पे बोरिंग है जो पीने लायक पानी है, जो 150 फीट, मतलब कि 5 फीट से 150 फीट चला गया। अब बीज एक भी नहीं है गांव में देसी, सारा कंपनी का है, हाइब्रिड है। उस बीज को पैदा नहीं कर सकते आप बिना, उसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा दवाई चाहिए, यूरिया डीएपी फर्टिलाइजर उसको चाहिए। हॉस्पिटल, हर घर का खर्चा 100 रुपये मिनिमम है डेली का, हर घर का, किसी का 50 होगा ज़्यादा ज़्यादा। आज भी वही आदमी स्वस्थ है जो हाथ से काम करता है, मेहनत करता है, जिसको हम गरीब कहते हैं, वही लोग स्वस्थ हैं, उन्हीं को नॉर्मल जो है सामान्य प्रसव होता है। वरना सब जितने भी प्रसव हो रहे हैं गांव के अंदर, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, सब उससे हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है वो दवाई जो बच्चा जब गर्भ में आ जाता है, 3 महीने के बाद जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, आप गूगल करके पता कर लेना, मैं कोई भी ऐसी बात आपको नहीं कहूँगा जो अतिशोक्ति हो, फैक्ट की बात करूँ आपके साथ। जैसे ही आप 3 महीने के बाद वो दवाई लेनी शुरू करते हो, उस दवाई का साइड इफेक्ट जो है, जो माता को दी जाती है, उसका एक ही साइड इफेक्ट है, आप चेक कर लेना, वो यूट्रस की इलास्टिसिटी को कम कर देती है दवाई। यूट्रस की इलास्टिसिटी को, उसकी जो फैलने सिकुड़ने की क्षमता है, वो दवाई उसको खत्म कर देती है, फिर वो ऑपरेशन उनके लिए आसान हो जाता है। हम ट्रेन से आ रहे थे, सिसोदिया जी थे, हम थे, ये था, तो एक डॉक्टर थी एमबीबीएस लेडीज, वो बैठ गई, उससे ये सिद्धार्थ भाई अपना बात करने लगा, तो वो उसको थोड़ी समझ थी, वो समझ रही थी कि भाई आर्टिफिशियल रेन होती है, ये ऐसे ऐसे है। तो मैंने उससे बात करी कि भाई ये डॉक्टर जो है वो करते हैं आजकल ज़्यादा, काट देते हैं, सिजेरियन करते हैं। तो उसने कहा बोले जी इसका एक कारण ये है कि पेशेंट ज़्यादा है, डॉक्टर कम है, तो वो 5 मिनट लगती है इसलिए काट देते हैं, अगर हम सामान्य करवाएंगे तो 2 दिन लगते हैं, ठीक है ना। बोला इसलिए हमारी भी मजबूरी है कि हम उसको फट से ब्लेड से काट देते हैं, इसलिए करवाते हैं। तो एक कारण ये है, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है उसके पास, हर आदमी को, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है ना, उसने तो टीवी में देख लिया है कि भाई डॉक्टर को चेक करवाना है, पहले तो नहीं करवाता था कोई, हमने फिर उसको प्रयोग किया, तो कहीं नहीं हम ले गए डॉक्टर के पास, बच्चा हुआ ऐसे ही हो गया सामान्य। वीर सिंह भाई यहाँ बैठे होंगे, वो आपको बता देंगे, उन्होंने तो अल्ट्रासाउंड तक भी नहीं कराया, 9 महीने 9 दिन का समय है, उसके 1-2 दिन बाद ऊपर नीचे बच्चा अपने आप पोजीशन लेके, बस हाँ थोड़ा सा वो सावधानी रखनी पड़ती है। पहले तो हर गांव का सिस्टम था ना, दाई माँ होती थी, ठीक ही नहीं, वो बच्चे को आराम से पैदा करवा देती थी, और वो नाल भी थोड़ी देर में बाद में काटती थी, जबकि वो पूरा ब्लड और वो जो एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, वो करती थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं रही। तो भाई जब ये सारी स्थिति में हम आ गए हैं, सारा विश्लेषण हमने कर लिया है, ये टेक्नोलॉजी भी देख ली है, इस विज्ञान भी हमने देख लिया है, तो जो आगे पीढ़ी आ रही है उसके लिए बचा क्या है ये बताओ आप। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम क्यों जरूरी है, और हम ही कर सकते हैं उसको, वो उसके पास तो अवसर ही नहीं है करने का, नहीं खत्म है ना अभी तो। अब 150 फीट पानी है, अगले 3 साल में पानी नहीं रहेगा जमीन के नीचे, क्योंकि हमारी निकालने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, और नीचे पानी की नदियाँ नहीं है, इसको आप ध्यान रख लेना। जीवन जीने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा जरूरत है, सबसे पहले पानी चाहिए, क्योंकि पहले जो सिविलाइजेशन बसती थी वो पानी के किनारे ही बसती थी, पानी के बगैर कुछ नहीं है जीवन में। और नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के 10 बड़े शहरों में पानी, भूजल बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, 2030 तक पानी नहीं रहेगा बहुत जगहों पर, बहुत जगहों पर। अभी भी आप राजस्थान में या उधर जाओगे तो 1500 फीट तक पानी नहीं है। अब जहाँ पानी है वहाँ की स्थिति ये है, पीने लायक नहीं रहा है। मुजफ्फरनगर में तो सीवेज प्लांट वो लग रहा है बड़ा, जो नाले का पानी है उसको साफ करके पिलाने की तैयारी चल रही है, अब लग रहा है इस साल से वो काम करना शुरू कर देगा। बीज आपके पास नहीं, जो जिस ट्रैक्टर से आप खेती करते हो वो ट्रैक्टर जो है उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बिल गेट्स के नाम पे है, पेटेंट, वो आपके पास नहीं, ठीक है। दवाई जितनी भी आप खा रहे हो मेडिकल साइंस के अंदर वो आपकी नहीं है, हमारे पास बचा क्या हुआ है। तो मैं तो इसलिए लगा हुआ हूं ये सोच के कि जो आने वाली पीढ़ी है
भाई उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। भाई ये तो बिल्डिंग से, तो बिल्डिंग में रह के खाना थोड़ी मिल जाएगा। आप बिल्डिंग बना के छोड़ दिया आपने, उसके लिए पैसे से भी खाना नहीं मिलेगा, पैसे से भी नहीं मिलेगा खाना, क्योंकि खेती का एरिया सिकुड़ता जा रहा है, उत्पादन क्षमता खत्म हो रही है जमीन की, और बीज वो आपको ऐसा दे देंगे जो पैदा ही नहीं होगा कल को। अमेरिका का आप सर्च कर लेना, पता कर लेना, अमेरिका में बहुत सी जमीन जो है ना वो अबंडेंट हो गई है 300 साल के लिए। मतलब 300 साल तक उस पर कोई खेती नहीं हो सकती, वो पूरी तरह जीवाणु उसका खत्म हो गया, कम था ही पहले, पूरी तरह अबंडेंट हो गई है। अबंडेंट मतलब कि वो योग्य नहीं रही खेती के लिए। तो आप और हम, या जो बिजनेसमैन है, या जो नेता है, अभिनेता है, जो सोच रहा है कि भाई मेरे पास तो बड़ी गाड़ी है, या मेरे को क्या चिंता है, जो एक स्तर से ऊपर के लोग हैं, वो भी अगले 3-4 साल में धड़ाशायी होने वाले हैं, धड़ाम होने वाले हैं, क्योंकि ये व्यवस्था एकदम से गिरेगी, हाहाकार मचने वाला है, एकदम से गिरना है इसको। जब यह गिरेगी तो उस समय समझ वाले लोग ही इस पर काम कर पाएंगे। जैसे वो भाई साहब अभी बता रहे थे ना, महावीर जी, कि भाई पिछले 15 साल से खेती करता हूं मैं, बैल से खेती करता हूं मैं, 2 ही एकड़ जमीन है, स्वस्थ हूं, सिर्फ बाहर से क्या लाता हूं, नमक, नमक के अलावा कुछ नहीं। और हर गांव में पहले यही था, बाहर से नमक के अलावा कुछ नहीं आता था, क्योंकि नमक आपके यहां होता नहीं, तो नमक की सप्लाई होती थी, बाकी हम सब पैदा कर लेते थे। लेकिन हमको तो अब 2 फसलों पे लगा दिया है, गेहूं और धान पे, कृषि विश्वविद्यालय वालों ने। बने तो थे वो इसलिए हमारे टैक्स के पैसे से, बड़ी बड़ी तनख्वाह लेकर के, कि भाई वो अच्छी चीज हमको बताएंगे। उन्होंने तो बायोडाइवर्सिटी ही खत्म कर दी, भूमि की भी। जैसे ही भूमि की खत्म हुई, भाई अच्छा एक बात सोच के देखो आप, जब जमीन में ही पोषक तत्व नहीं है, तो आप जो भोजन कर रहे हो वो जमीन से आ रहा है, आपके अंदर पोषक तत्व कहां से आ जाएंगे? है कि नहीं? तो पोषक तत्व है ही नहीं, तो जब पोषक तत्व नहीं है तो आपकी जो उम्र है वो भी घटेगी, बाल भी झड़ेंगे, आइस की जो आई साइट है वो भी कम हो जाएगी। एक मिनट। जी जी लो भाई, ये आपके सामने खेती की बात हो रही है। सचिन भी कह रहा था जीएम सीड्स, और आपका एक टॉपिक भी रखा जाता है ट्रेनिंग में कि भाई बीज बचाना है। आपके जब आप ये बात कहोगे तो आपके सामने एक सवाल आ सकता है कि यार साइंस इतनी उन्नति कर रही है, तू साइंस के खिलाफ बोल रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बनाए जा रहे हैं और तू उनका विरोध कर रहा है, तू जो पुरानी बात कर रहा है। ये सवाल आ सकता है आपके सामने। तो इसका जवाब है, मैं साइंटिफिकली इसका जवाब ये देता हूँ कि सिद्धांत सर्वोपरि होता है। सिद्धांत के सामने किसी की कोई औकात नहीं होती, चाहे कोई भी हो। और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि मैंने किसी चीज़ में सुधार करना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं ना इनको, जीएम सीड्स। तो मैंने, मॉडिफिकेशन का मतलब है सुधार, मैंने सुधार करना है, तो उसके लिए एक शर्त है, सिद्धांत है क्या, कि जैसे ये मोबाइल ही है, मैं मोबाइल में सुधार तभी कर सकता हूँ जब मोबाइल बनाने वाले इंजीनियर से मेरी नॉलेज ज़्यादा हो। यदि मोबाइल बनाने वाले, इस माइक बनाने वाले इंजीनियर की नॉलेज से मेरी नॉलेज ज़्यादा है तो मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ। यदि मेरी नॉलेज इसके बराबर या इससे कम है तो मैं इसमें सुधार, ये नियम है, ठीक। कि किसी यंत्र में सुधार आप तभी कर सकते हो जब यंत्र बनाने वाले से आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज ज़्यादा हो, और नहीं तो आपकी नॉलेज कम है तो आप सुधार नहीं कर सकते, आप छेड़छाड़ कर सकते हो। सुधार नहीं कर सकते, छेड़छाड़ कर सकते हो, और छेड़छाड़ का परिणाम जो है वो लाभकारी होगा, सुखद होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। छेड़छाड़ का परिणाम नुकसान होता है। ये इन बीज के ऊपर कैसे लागू हुई कि जितने भी बीज हैं, अनाज है, सब्जी है, दाल है, फल है, जो भी बीज हैं, यदि आप परमात्मा को मानते हो तो ये परमात्मा के बनाए हुए हैं।
और यदि नहीं मानते परमात्मा को, कोई बात नहीं, तो ये कुदरत के बनाए हुए हैं। जितने भी बीज हैं, कोई भी फसल है, जितने भी बीज हैं वो किसी साइंटिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने, किसी धर्मगुरु ने नहीं बनाए, या तो परमात्मा ने बनाए हैं, या और किसी भी साइंटिस्ट की नॉलेज, जानकारी परमात्मा या कुदरत से के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कम ही है। और यदि कम नॉलेज है और उसकी बनाई कुदरत या परमात्मा की बनाई हुई चीज़ के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं तो उसका परिणाम गलत आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है जो ये जवान कह रहे हैं, और आपकी ट्रेनिंग में बीज बचाने की जो बात कही जा रही है, इसका ये आधार है। बिल्कुल भी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बाबूजी ने बताया हमको। तो बात जीएम की जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड पूरी दुनिया के बाजार में भारत में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। जितनी सरसों है ना, वो पिछले सीजन से ही जो है ना पूरी जीएम आ गई है। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ सरकार से, केंद्र सरकार से, कि सरसों के सारे बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिए जाएं। क्योंकि आप तो बाजार से भी, आप ना चाहते हुए भी, आप नहीं लगाना चाहते तो भी बाजार से तो बीज लाना ही है आपको। बीज आपके पास है ही नहीं है। देसी बीज को लेकर आपको भ्रांति है फैला दी है कि उससे तो उत्पादन होगा ही नहीं। टेस्ट करने की हमारी हिम्मत नहीं, उतनी हमको बचपन से पढ़ाया ही नहीं गया, अकल हमको दी ही नहीं गई कि हम रिस्क ले सके। ये तो कुछ लोग ऐसे आए, उनके ऊपर परमात्मा की कृपा मानो, आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने नुकसान का डर न होते हुए या नुकसान का झेलते हुए भी वो टेस्ट करके आपके सामने अपने जीवन का अनुभव दे रहे हो। अभी वो आपको बताया ना, 15 साल से खेती कर रहा हूं मैं। आपको क्या दिक्कत है भाई? भाई जमीन हमारे पास है सब कुछ हमारे पास है। और मैं आपको एक अगली बात बताता हूं, खेती में आपको बैल चलाने की भी जरूरत नहीं है खेती के अंदर, क्योंकि भारत की मिट्टी ये भारत ही कर सकता है और नहीं कर सकता। आप जाओगे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मिट्टी बहुत कड़क है। मैंने कहा ना, वातावरण नहीं है। मिट्टी कड़क क्यों है? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। जब ठंड बहुत ज़्यादा है तो जो बैक्टीरिया है, जो 20 लाख प्रति ग्राम होना चाहिए एक बैक्टीरिया, वो है नहीं वहाँ। वो करता है मुलायम मिट्टी को, केंचुआ करता है मुलायम मिट्टी को। अब उन्होंने तो सारी स्टडी करी है, केंचुए को भी उन्होंने बदल दिया भारत के, है ना। इंडोजोइक अर्थवॉर्म, भारत का जो केंचुआ है, जो ओरिजिनल केंचुआ जिसको बोलते हैं, जो मिट्टी खाता है, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, 15 फीट या 30 फीट तक वो ट्रेवल करता है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। केंचुए की ये क्वालिटी है। तो वो मिट्टी को क्या करता है? पोरस बनाता है, पोर्स को खोल देता है। तो भूमि का जल भी, जो वर्षा का जल है, वो भी संचित होता है। और नीचे के जो माइक्रोन्यूट्रेंट है, सारे वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि मिट्टी के 3 फीट नीचे मिट्टी के अंदर आपको जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, कॉपर, कोबाल्ट, जितने भी 18 पोषक तत्व होते हैं वो सारे मिट्टी के अंदर हैं। और एक टेक्नोलॉजी एक वैज्ञानिक ने, भारत के ने इजाद की हुई है, कुछ रेड्डी करके उनका नाम है, कुछ रमन रेड्डी है, नाम भूल रहा हूं मैं, साउथ के हैं। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी इजाद की हुई है और विदेश से उनके लोग, विदेश से एक साइंटिस्ट उनके पास आए उसको सीखने के लिए। वो क्या करते हैं कि 3 फीट नीचे से मिट्टी निकाल लेते हैं, 2-4 किलो, उसको ड्रम में भिगो देते हैं, 2 दिन रखते हैं, वो पानी में घुल जाता है माइक्रोन्यूट्रेंट, उसी का स्प्रे करते हैं। ना तो कोई कीट लगता और फसल अच्छी होती है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, पूरा साइंटिफिक आधार है। तो ये उसके नीचे है। लेकिन जो बीज है आपके पास, अगर आप देसी बीज नहीं करोगे, क्योंकि देसी बीज को ट्रीट कर, उसको हाइब्रिड बीज को और जेनेटिकली मॉडिफाइड तो हो ही नहीं सकता। जैसा वो उन्होंने उसको प्रोसेस किया है वो वैसा ही होगा। जैसे आईवीएफ का बच्चा है ना, आईवीएफ से जो बच्चा पैदा होता है उससे आप उसको तो समय समय पर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके जीन को उन्होंने इस तरीके से तैयार कर दिया है। मतलब आपके हाथ में वो कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप जहां से बदलाव, क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो वो उससे पहले वो ये चाहते हैं कि आप समझ आने के बाद कुछ कर ही ना पाओ। इसलिए वो पूरी टोटल कंट्रोल की तैयारी है, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं हम लोग, आपको कह रहे हैं ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ये 3 चरणों में चल रहा है। 91 में जो आया, मैंने कहा ना 96 में तो हालात थे ही। एक पंजाब के साथी थे, वो खुद बता रहे थे कि भाई हमारे यहाँ तो एक नल था, हैंडपंप, उसी से पूरा गाँव पानी भरता था। हमने उसको सोच लिया कि भाई ये तो, हम तो बड़े उसमें रह रहे थे कष्ट में,
कष्ट में नहीं रह रहे थे भाई, वो जीवन पद्धति थी हमारी। 36 बिरादरी के लोग बैठते थे। 36 बिरादरी जो है गाँव के अंदर, जो 36 बिरादरी है, बिरादरी नहीं है वो, 36 तरह के काम करने वाले लोग हैं। भाई तेली है, तेल का काम उसको दे दिया कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी तू ट्रांसफर कर, उसमें जो सुधार करना है कर, तेरी जिम्मेदारी है, तेल का जितना काम है तू करेगा। पूरा गांव उसका उपभोक्ता है, उसको जो जरूरत है वो गांव पूर्ति कर रहा है। सुनार है, सोने से संबंधित, चांदी से संबंधित जो रुपए की व्यवस्था चलती थी ना, हुंडी और सुनार चलाता था, हर जगह था वो, हर गांव में था कि भाई तू ये पर्ची ले जाना, वहां दे देना, तेरा धन वहां से ले लेना, है ना। 18 कारीगर की व्यवस्था जानते ही हो उसको, तो उस पर क्या चर्चा करनी। लोहार है, लोहार कितना टेक्निकल था, कितना मेटलर्जी का उसको ज्ञान था। आपको अगर लोहा गलाना हो फैक्ट्री के अंदर तो 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके लिए मशीन चाहिए, बिजली चाहिए, वो वहीं बना देता है। वो छोटी सी भट्टी है उसकी, हाथ से चलाता है, एक पहिया लगा रखा है साइकिल का रिंग, उसी में लोहे को गला देता है। तो उसको हाईटेक कहोगे कि उसको कहोगे? प्रकृति का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना तो प्रकृति का नुकसान, ना कहीं आना ना जाना, और अपना काम हो रहा है। तो ऐसी पोर्टेबल भट्टियां भारत में चलती थी। मतलब अब वो अगर उसको कहीं जाना है वहां से उखाड़ेगा कहीं और लगा देगा। फैक्ट्री तो जहां स्टैब्लिश हो गई। तो सबसे ज्यादा फंक्शनल नॉलेज हमारे समाज के पास रही है, वो कारण रहा है बैक्टीरिया का, सूरज का और मिट्टी का, क्योंकि वातावरण अनुकूलता है, जीवन की सबसे अनुकूलता इसी देश के पास है, इसलिए इसको भारत कहा। भारत मतलब भरण पोषण की यहाँ व्यवस्था है, भरण पोषण की व्यवस्था इसी देश के पास है। उन्होंने तो अपनी मजबूरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर के आए, तब वो आगे बढ़े। नहीं तो फ्रीडम एट मिडनाइट आप किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 1947 में जब भारत, फ्रीडम एट मिडनाइट का मतलब है जब आधी रात को भारत को आज़ादी दी गई, तो अंग्रेजों के वहाँ 2-3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे उस समय भी। तो आप सोचोगे कि भाई वो सारा धन तो लूट के ले गए थे, वहाँ क्या दिक्कत है? वो उनके पास नहीं गया था धन, वो कहाँ गया था? आकाओ के पास, क्योंकि अंग्रेज का तो इस्तेमाल किया ना रोथशाइल्ड ने, आर्मी का इस्तेमाल किया सैलरी के ऊपर, उनको तनख्वाह मिलती थी, ठीक है ना। तो ये स्थिति है, आप सबके सामने है। अब विचार हमको करना है, फैसला हमको लेना है कि हम आगे का जीवन या अपनी दिशा धारा क्या तय करेंगे। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप जब यहाँ से पूरा ट्रेनिंग सेशन करने के बाद जाएं तो चिंतन मनन करके कम से कम अपने से शुरुआत करते हैं। भाई यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर इतने ही शुरू कर देंगे तो आपके जीवन से प्रेरणा लेकर के आपका पड़ोसी भी प्रेरणा लेगा। अभी उसको डर ये सता रहा है कि भाई अगर मैं ऑर्गेनिक खेती करने लगूंगा तो शायद मेरा उत्पादन ना हो, क्योंकि 2-2 साल की फसल हमने बेच रखी है किसमें? क्योंकि कर्जा ले रखा है, एडवांस चल रहा है 2 साल का, छोटे आदमी से लेकर के सरकारों तक। भारत सरकार भी कर्जे में है, सारी दुनिया की सरकार कर्जे में है। कर्जा पता नहीं किसका है, किसने दे रखा है, और उसने दे रखा है तो उसके पास कहाँ से आया है भाई? पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो 100 ट्रिलियन डॉलर की है पूरी दुनिया की, और दुनिया के ऊपर कर्जा जो है वो कितना है? 300 ट्रिलियन डॉलर का। मतलब कि इस दुनिया को 3 बार बेचें अगर तो कर्जा पूरा हो, ठीक है ना। इसलिए अब ये व्यवस्था नहीं चला सकते वो लोग भी जिन्होंने इस व्यवस्था का निर्माण किया है, तो वो नई व्यवस्था ला रहे हैं, CBDC, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो आप बता रहे थे ना डॉक्टर साहब की वैक्सीन के अंदर वो नैनो रोबोट्स हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, आप उनकी बात मानोगे, ठीक वैसे नहीं चलोगे, तड़ाक ब्लास्ट हो गया, चलो देसी ट्र देसी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्टर्ब कर देंगे, आपकी मौत हो जाएगी, या पागल हो जाओगे, या गुस्सा आ जाएगा, है ना, या बेहोश हो जाओगे। वो वैक्सीन इसलिए नहीं लगी थी कि भाई आपको मारना ही था सबको, ठीक है ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई वैक्सीन लगी थी, हम बता रहे थे कि मर जाओगे, मरे तो है नहीं। एक पुलिस वाला जब जनगणना वाले को हमारे साथियों ने विरोध किया तो एक पुलिस वाला पुलिस को लेके आया वो, तो पुलिस वाला उससे बोल रहा है कि अब भाई तू जनगणना का डाटा देने में क्या दिक्कत है तुझे?
तो वो उससे बता रहा है कि भाई ये दिक्कत है, सर्वर नहीं है, ये मेरी पर्सनल जानकारी है, मैं क्यों दूँ आपको। तो वो पुलिस वाला कह रहा है भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लगा तो नहीं रही तुझे वैक्सीन में। मतलब जानकारी उसको भी है कि वैक्सीन में दिक्कत थी। वो बोल रहा है उसको कि भाई कुछ लगा तो रही नहीं तुमको, और वो बोला कि नहीं भाई वैक्सीन में भी तुम बोल रहे थे, उस समय भी तुमने जबरदस्ती करी। तो पुलिस वाले को बोल रहा है, बोला कि यार हम तो नहीं। पुलिस वाला कह रहा है भाई मैंने भी लगवा रखी 3, मैं तो मरा नहीं। एक अपना साथी है बिहार का, आया नहीं वो ट्रेनिंग में, तो वो ट्रेनिंग लेके गया। ये हरियाणा नंबर गाड़ी है भाई, T05 2466, इसको हटा दो, एक गाड़ी निकालनी है। और HR 19M 4755 4755, तो कृपया करके इनको हटा दो आप। तो एक अपना साथी है बिहार का, वो गया, उसके बच्चा हुआ उसको, क्योंकि बच्चा तो अब हॉस्पिटल में ही होता है, तो हॉस्पिटल में हो गया, सामान्य हो गया। सामान्य होने के बाद वो वैक्सीन लगाते हैं, पहला ही टीका लगाते हैं BCG का। बच्चे को जब पैदा हो जाता है ना, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर वो लगाना होता है, उनका ऐसा मानना है। उसने मना कर दिया डॉक्टर को, बोले मैं नहीं लगवाऊंगा जी आप मेरे को। वो बोले क्यों नहीं लगवाएगा, ये तो कंपलसरी है, मौखिक कंपलसरी है, इसको आप ध्यान रखना। आपको भी बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि ये तो कंपलसरी है, बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनेगा, आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। कोई जियो नहीं है इस तरह का, मतलब कोई आदेश नहीं है, मौखिक रूप से है। ऊपर से उन्होंने मौखिक कह रखा है CMO को कि भाई सबको लगना चाहिए, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सर्व स्वास्थ्य अभियान, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया ना WHO की फंडिंग से, ऐसे ही वो चल रहा है कि भाई ये है। तो उसने मना कर दिया। मना करने के बाद वो डॉक्टर उसके साथ वो करने लगा, भाई ऐसे नहीं हो सकता है, तो लगवाना पड़ेगा ये वो। फिर उसने कहा कि भाई ये वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट किताब है, ये देखो इससे इतना इतना नुकसान है, मुझे ये जानकारी हुई है, तो तुम इसको किसी को भी मत लगाओ, इसको तो लगाओ ही मत। तो वो डॉक्टर बोला कि यार क्या बात कर रहे हो तुम, ये फ्रॉड है, ये कहाँ से ले आते हो तुम इस तरह की जानकारी। उसने कहा भाई ठीक है, अगर ये फ्रॉड है तो इसमें जो डाटा दिया हुआ है इसको तुम डिनाई कर दो तर्क तथ्य प्रमाण से। तुम्हारे पास अगर कोई ट्रायल है इस तरह का, या तुमने कोई स्टडी करी हो इस तरह की, वो बता दो। वो बोला कि भाई, और वो बोला नहीं क्योंकि जवाब था नहीं उसके पास। तो फिर उसने कहा कि भाई वैक्सीन जो लगाई थी कोरोना में, तब भी तुम यही बोल रहे थे स्वास्थ्य कर्मी को कि ये सेफ है, आपका स्वास्थ्य को ठीक करेगी। तो डॉक्टर बोला कि वो तो ठीक है, मैंने तो लगवा रखी है 3-3, मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। तो हमारा साथी बोला, उसको बोला कि 2030 से पहले पहले मर जाओगे तुम। तो वो डर गया फिर डॉक्टर, क्योंकि जब उसने वो टेक्निकल भी बात करी, वो किताब भी दिखाई, और फिर एंड में जब बहस का एंड आया, उसने कहा कि 2030 तक, अभी नहीं मरे ना, 2030 तक मर जाओगे। तो वो फिर डर गया वो, क्योंकि जब आदमी को बात अंदर पहुंचती है ना, फिर उसको डर लगता है, बोलो हो ये तो गड़बड़ होगी। फिर उसने कहा यार इसको जाने दो, इसको भगाओ, यहाँ से भगाओ इसको, ठीक है ना। तो जब आपके पास सही जानकारी पहुंचेगी और आप जानकारी पर अड़ जाओगे, अड़ने का तरीका ये नहीं है कि आप उसका सर फोड़ दो, बदतमीजी करो। आप बहुत सभ्य तरीके से, पोलाइट भाषा में, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो उससे आप आराम से बात, चाहे DM क्यों ना खड़ा हो सामने, DM से भी बात करो आप। उसको बोलो सर आप पब्लिक सर्वेंट हो, है ना, आपको तनख्वाह मिल रही है, और मैं बिल्कुल, मुझे ये मालूम है कि आप आए हो तो हमारी सेवा सुरक्षा के लिए ही आए हो, लेकिन वो जानकारी आपके पास नहीं है, मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इस जानकारी को गलत सिद्ध कर दो, मुझे क्या दिक्कत है साहब, है कि नहीं। आप इस जानकारी को गलत सिद्ध कर दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। भाई आप तो हुई हमारे लिए। जब आप इस तरीके से बात करोगे, आधे हमारे लोग क्या गलती करते हैं, वो मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद जोश आ जाता है उनमें, हवा भर जाती है ना, तो हम भूल जाते हैं वो भी तो हमारे में से ही है। अच्छा वो, अब वो जिलाधिकारी है, क्योंकि उसका जो नाम रख दिया है ना, वो रख दिया जिलाधिकारी, तो वो तो अपने को मालिक बने बैठा है। आप कह रहे हो तू नौकर है, तो थोड़ा सा उसको हिंट, उसके अहम को ठेस पहुंचती है, तो उसके अहम को ठेस पहुंचाए बिना हमको उसकी असलियत उसको याद दिलानी है, और उसको तर्क तथ्य प्रमाण बताना है, ऐसे बताना है कि वो आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर सके। इस तरीके से हमको बात करनी है ना। आप देखोगे कि आपके जीवन बहुत आसानी से कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता। एक बात और ध्यान रख लेना आप, बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि यार कैसे करूं, बदलाव नहीं होता जी, मेरे जीवन में भी नहीं होता, दूसरों के में भी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी आपने बात को माना ही नहीं है। जब आप मान लोगे ना पूरी तरीके से, तब आएगा बदलाव। आपको ये क्या है ना, संशय है कहीं ना कहीं, अभी बहुत से लोगों में संशय है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं,
इस तरह भी हो जाएगा क्या? और ये जो जनता सरकार मोर्चा अनवरत काम कर रहा है उसका ही परिणाम है भाई। अभी आए नहीं हुए ये 2466 वाले, T05 26HR 2466, ये भी हटा दो, एक तो हट गई। तो उसका परिणाम आप सबके सामने है, आप सबके सामने। आप यहाँ आए हैं क्योंकि आपको ये लगा है कि हाँ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हुआ था, हमको इसको बदलाव करना है, तो आप यहाँ आए, है ना। और परिणाम क्या आया? आपने देखा होगा कि भारत सरकार जिस HPV वैक्सीन का उद्घाटन लॉन्चिंग प्रधानमंत्री ने बिहार में करी हो, पूरे मीडिया कैंपेन के साथ, सारा मशीनरी होने के बाद, देश में 20 राज्यों में सरकार होने के बाद HPV फेल हो गया। कैसे हो गया भाई? जागरूकता की वजह से। अगर ये अभियान उसी समय रुक जाता ना तो फिर लग जाता ये। अपार आईडी फेल हो गई, नहीं बनी, लोगों ने विरोध किया, RTI लगाई, एप्लीकेशंस लिखे, और क्योंकि उसमें एक कॉलम है, सरदार जी बैठे हैं यहाँ, ये बैठे हैं, ये बता देंगे, आ जाओ एक बार आप भी। ये रुपए पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं अपने। इनके बच्चे को परेशान कर रहा है अपार आईडी से, स्कूल प्रशासन बनाने को दबाव डाल रहा है, लेकिन ये अड़े रहे। इनको DM के ऑफिस से आ गया धमकी, बनवानी पड़ेगी, एग्जाम में नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये जो जय गुरुदेव वाले मिशन है और अपने राम वृक्ष यादव जी हैं, उस मिशन में इन्होंने काम किया, रुपये को बहुत अच्छा